गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले लेक्चर में हमने डाइपोल मोमेंट की बात की थी। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो बेटा, जब हम कोई मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक आपका न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होते हैं जो कि आपके नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, और अगर इस मॉलिक्यूल को मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, समझ रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है ये वाला और ये नेगेटिव चार्ज है। अगर इस मॉलिक्यूल को मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे दो प्लेट लगा ली, या ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ठीक, और इस मॉलिक्यूल को मैंने इस फील्ड में रखा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये जो न्यूक्लियस है आपका, ये इस नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, इंटरैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो अब ये जो शेप है मॉलिक्यूल का ये चेंज हो जाएगा, इसमें डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो, इस डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूल बनना ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पोल की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो बनेगा नेक्स्ट, वो कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल बन जाएगा हमारा। पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है। ठीक है, और फिर बाद में एक इस शेप बन के आएगा कुछ इस तरह से, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर, ये जो डाइपोल बना है ये किस में रख के बना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर बनाया गया है। और ये जो होते हैं ये परमानेंटली डाइपोल नहीं होते, क्योंकि ये इंड्यूस डाइपोल से बना है। इंड्यूस का मतलब जो बनाया गया है, टेम्परेरी बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा के इसको इंड्यूस कराया गया, इंड्यूस कराने के बाद ये डाइपोल जनरेट किया गया है। ठीक है, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाया गया है इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये टेम्परेरी होते हैं और ये इंड्यूस डाइपोल कहलाते हैं। क्लियर? अब हमने आपको डाइपोल का एक फॉर्मूला बताया था। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इंड्यूस डाइपोल यूज कर रहे हैं तो म्यू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इनटू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है आपका स्ट्रेंथ ऑफ, कितने स्ट्रेंथ की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो अल्फा है ये आपका पोलराइजेबिलिटी पावर है। पावर, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो खुद कितना पोलराइज होना चाह रहा है वो डिपेंड करेगा अल्फा पे। इसी चीज को हम आगे निकालेंगे किसमें, क्लासियस-मोटी इक्वेशन। क्लासियस-मोटी इक्वेशन क्या होता है, क्लासियस-मोटी इक्वेशन देखो, क्लासियस-मोटी इक्वेशन ये होता है आपका d-1/d+2। ठीक है, फिर ये है आपका m, ये है आपका रो डेंसिटी इक्वल टू 4/3 पाई n अल्फा। ठीक है, n यहाँ पे आवागाड्रो नंबर है, ये पोलराइजेबिलिटी पावर है।
रो आपकी डेंसिटी है, एम क्या है, मॉलिक्यूल का मास है, और ये जो आपके डी है इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम पढ़ते हैं क्लासियस मोटी इक्वेशन। ठीक है, देखो क्लासियस मोटी इक्वेशन में हम मॉलिक्यूल लेते हैं और मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वहाँ पे डाइपोल जनरेट होता है। ठीक है, सपोज स्ट्रेंथ ऑफ यूनिफॉर्म डाई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, जो डाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जो प्लेट्स हैं इनके बीच का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, ई नॉट। ठीक, इसको दूसरे पेज में लिखें। सपोज strength of uniform electric field बिटवीन प्लेट, जो प्लेट के बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो क्या है हमारा, ई नॉट। और मॉलिक्यूल जो लिया है वो कैसा है, नॉन पोलर है। जब इस मॉलिक्यूल को जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगी तो वो फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है बेटा, देखो फील्ड स्ट्रेंथ, अगर हम कोई पोलर मॉलिक्यूल रखेंगे तो पोलर में ऑलरेडी चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। लेकिन जब उसी फील्ड स्ट्रेंथ में हम कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल रखते हैं तो वो डाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। क्लियर, लेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, लेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे डिनोट करेंगे, ई से। क्लियर यहाँ तक। अब हम निकालते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या निकालते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, इसको डी से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है ई नॉट अपॉन ई। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। क्या होता है, दो प्लेट लिया है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। मैंने बोला था जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इस रखते हैं तो ये क्या होते हैं, डाइपोल जनरेट कर लेते हैं, डाइपोल इसमें बन जाता है। मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये डाइपोल, अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम इसी को स्टडी करें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में कितना रिड्यूस हुआ है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम अगर स्टडी करें, अगर हम इसी को स्टडी करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसमें कितना रिड्यूस हुआ है, मतलब ई नॉट, ये तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें से जो रिड्यूस हुआ है ई आपका क्या था, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें से कितना रिड्यूस हुआ है, 4 पाई आई। ठीक है, ये चार्ज इंड्यूस ऑन सरफेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं चार्ज इंड्यूस ऑन सरफेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, ये हमने नेगेटिव माना था, ये पॉजिटिव माना था, ये नेगेटिव माना था और ये पॉजिटिव माना था। ठीक, यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर रखा था, जब ये इंड्यूस हुआ था तो इसका पॉजिटिव चार्ज इधर आया था और ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बन गया था। ठीक है बेटा, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना चार्ज वेस्ट हुआ है, वही क्या है हमारा 4 पाई
आई। आई क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, पर यूनिट वॉल्यूम, और आई जो होता है ये इक्वल होता है म्यू इंटू एन। ठीक है, म्यू क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, और एन क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल। ठीक, देखो बेटा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 है आपका क्या है? ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस 4πi। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन 2 क्या था? ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस 4πi। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4πi अपॉन ई। ठीक है, क्या कर दिया हमने? ई से दोनों साइड में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। अब इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे। यूज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? देखो, इक्वेशन नंबर क्या वन जो थी हमारी, वो क्या थी? ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू डी। ठीक, तो डी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ई नॉट अपॉन ई है, डी इज इक्वल टू, तो डी इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 4πi अपॉन ए। ठीक है बेटा, इस 1 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा d माइनस 1 इज इक्वल टू 4πi। ठीक, अपॉन ई। इस ई को भी इधर लिए जाओ तो ये हो जाएगा d माइनस 1 अपॉन इंटू में ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4πi। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं फील्ड स्ट्रेंथ की। ओके, यहाँ पे जो x था, x क्या था? फील्ड स्ट्रेंथ किसकी? प्लेट की। तो फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या है हमारा? फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट ये क्या है हमारा? ई नॉट है। ठीक है, चार्ज इंड्यूस ऑन सरफेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक क्या है हमारा? चार्ज इंड्यूस ऑन सरफेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक क्या है हमारा? -4πi। ठीक, और चार्ज इंड्यूस ऑन सरफेस ऑफ स्पेरिकल कैविटी क्या है हमारा? स्पेरिकल कैविटी की बात करें तो स्पेरिकल कैविटी क्या होती है हमारी? 4/3πi। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? चार्ज इंड्यूस ऑन सरफेस ऑफ स्पेरिकल कैविटी, ये क्या हो जाएगा हमारा? 4/3πi। ठीक है, अब देख तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ई नॉट माइनस 4πi, ये हम फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, प्लस 4/3πi। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे। यूज इक्वेशन 2 हेयर। इक्वेशन 2 में हमने ई नॉट की वैल्यू निकाली थी,
ठीक है बेटा, इक्वेशन 2 में हमने क्या निकाला था, ई नॉट की वैल्यू। तो हम क्या कर देंगे, ई नॉट की जगह हम क्या लिख देंगे, ई प्लस 4πi निकाला था हमने, -4πi प्लस 4/3πi। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारा, ई प्लस 4/3πi। ये बन गया इक्वेशन नंबर 6। क्लियर। यूज इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 हेयर। इक्वेशन 4 का अगर हम यूज करें, देखो हमारा क्या आया था, x इक्वल टू क्या था, ई प्लस, ठीक है, क्या था 4/3πi। इक्वेशन 4 क्या था, 4/4, हाँ ठीक। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 क्या था, 4πi। यहाँ भी क्या है, 4πi, ठीक। ये किसके बराबर है, d-1। तो इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4d-1। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, e प्लस d-1, e एज इट इज रहेगा अपॉन में 3, ठीक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, e को कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस d-1 अपॉन 3, ठीक है। ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस d-1 अपॉन 3 इंटू में e ना लिखो, e तो इधर लिखी हुई है हमने, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, d प्लस 2 अपॉन 3 इंटू में e। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 7, फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब यूज इक्वेशन 6 हेयर। इक्वेशन 6 को अगर हम यूज करेंगे, इक्वेशन 6 हमारी आगे निकल के आई थी, तो वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन 6 हमारी क्या थे, e प्लस 4/3πi, ठीक है। ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, d प्लस 2 अपॉन 3e। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो e है इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 4/3πi इज इक्वल टू d प्लस 2 अपॉन 3, फिर e, क्योंकि यहाँ का e इधर आया तो ये हो जाएगा e माइनस ए, ठीक। 4/3πi इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा d प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 3, फिर e, ठीक। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका d प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू में e। क्या हो गया आपको, 4/3πi इज इक्वल टू d माइनस 1 अपॉन 3 इंटू में e। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 3, यूज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या था आपका, देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या था आपका, i इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। इक्वेशन 3 क्या था आपका, i इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। क्योंकि ये एन इंड्यूस के फॉर्म में लिया जा रहा है डायपोल मोमेंट, इसलिए म्यू आई हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू एन। अब देखो यूज इक्वेशन नंबर 7। यूज इक्वेशन नंबर 7 क्या था, i इज इक्वल टू अल्फा d प्लस 2/3 इंटू में e, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n। क्लियर बेटा। पुट द वैल्यू ऑफ i इंटू इक्वेशन नंबर 8। पुट द वैल्यू ऑफ i इंटू इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। यहाँ से i की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 8 में जब पुट करेंगे तो हमारा क्या बन के आएगा, 4/3πi
ब्रैकेट में d प्लस 2/3 इंटू में e अल्फा n इज इक्वल टू d माइनस n अपॉन 3 ब्रैकेट में e से e कैंसिल, ठीक है, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बन के आया 4/3 पाई d प्लस 2 अल्फा n इज इक्वल टू d माइनस 1। ठीक, अब इस d प्लस 2 को हम इधर लिए जाएं तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई n अल्फा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा d माइनस 1 अपॉन d प्लस 2। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 9। अब हमको पता है वी नो मोलर वॉल्यूम क्या होता है। मोलर वॉल्यूम ये होता है आपका m अपॉन रो डेंसिटी। n क्या है आपका आवागाड्रो नंबर है, तो n क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल पर यूनिट। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं n अपॉन m अपॉन रो। ठीक है, या फिर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये n रो अपॉन क्या हो जाएगा m। अब ये जो n की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 9 में पुट कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ n इनटू इक्वेशन नंबर 9। जब 9 में पुट करेंगे तो ये आपका बन के आएगा 4/3 पाई n रो अपॉन m इंटू में अल्फा इज इक्वल टू d माइनस 1 अपॉन d प्लस 2। अब इसकी जगह हम n लिख सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो इसको इधर ले आओ d माइनस 1 अपॉन d प्लस 2 इंटू में m अपॉन रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई n इंटू अल्फा। ये जो आपकी इक्वेशन निकल के आई इसी को बोला गया क्लासियस-मोटी इक्वेशन। ठीक है, जिसे आगे हम क्या इस इक्वेशन का यूज़ हम पोलराइजेबिलिटी चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी को स्टडी करने के लिए, पोलराइजेबिलिटी को चेक करने के लिए इसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये इक्वेशन थी, डेरिवेशन था, इसको सॉल्व किया गया है। तो देख लीजिएगा मेरे हर एक चैप्टर में अलग अलग इक्वेशंस बन के आई है, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। आप इसको मैच करिएगा, मैच करके 2-3 बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू।